हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। अब आप आज की क्लास में हम आपका क्लैट 2026 के लिए जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनके लिए हमने आपके प्रीवियस ईयर्स की एक सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपका क्लैट 2019 के पूरा लीगल रीजनिंग पेपर को सॉल्व किया था। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम आपका क्लैट 2020 का पूरा प्रीवियस ईयर का लीगल रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। और आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी कि आपका जो लीगल रीजनिंग का पार्ट है आपके एग्जाम में वो सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है, और एक लॉ स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंस जो दी जानी चाहिए वो आपके लीगल रीजनिंग सेक्शन को दी जानी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ दैट। तो अब लास्ट क्लास में हमने आपका क्लैट 2019 के पूरे पेपर को डिस्कस किया था। अब जो क्लैट 2019 का पेपर है उसका पैटर्न अलग था, क्लैट 2020 का जो पेपर है उसका पैटर्न कंप्लीटली अलग है। अब लेकिन अगर आप देखोगे, जैसे जो पहले क्वेश्चन पेपर आता था उसमें आपको प्रिंसिपल देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल के बाद आपको एक फैक्ट दिया जाता है, तो वहां पे जो प्रिंसिपल है आपको केवल वो प्रिंसिपल को ध्यान में रख के आंसर निकालने होते थे। अब यहाँ पे वो प्रिंसिपल की जगह आपको एक पूरा पैसेज दिखेगा, तो आपको वो पैसेज से आंसर निकालना है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि भाई जो दोनों क्वेश्चन है जिनका पैटर्न अलग हो गया लेकिन अप्रोच अब सेम रहने वाली है, बस आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपका जो पैसेज था वो एक वन लाइनर था जिसको हम प्रिंसिपल बोलते थे, आपको उस चीज को ध्यान में रख के आंसर निकालना होता था। लेकिन अब ये पैटर्न थोड़ा सा अलग हो गया है, तो यहाँ पे अब आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देखने को मिलेगा जिसपे आपको ऐसे इस टाइप के 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। जैसे ये आपका एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया। तो अब ये जो पैसेज है, ऑल्दो हमने ये डिस्कशन ऑलरेडी बहुत बार कर रखा है कि जो आपका लीगल रीजनिंग में पैसेज है वो किसी भी लॉ से हो सकता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, ये आपका क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एनी ऑफ दीज थिंग्स कैन बी देयर। तो उसके लिए हमें लॉ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर जैसे मान लो, अब ये पहले एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, रिट इज अ पब्लिक लॉ रेमेडी। अब इसमें क्या दिया कि रिट इज अ पब्लिक लॉ रेमेडी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, व्हाइल आई वाज ड्राफ्टिंग दिस डॉक्यूमेंट एट दैट टाइम वन ऑफ माय कलीग सेड कि ये रिट जो है ना, राइट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एंड इट कैन हैपन विद सो मेनी ऑफ यू। ये बहुत लोगों के साथ हो सकता है अगर आप लॉ के साथ फैमिलियर नहीं है, जिनके लिए लॉ बिल्कुल नया है। तो आपके लिए जब आप पैसेज रीडिंग करते हो एग्जाम में, आपको लॉ इतना पता होना चाहिए कि आपके लिए रीडिंग नहीं, आपके लिए रिवीजन होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे पढ़ने जाता हूँ रिट एक पब्लिक लॉ रेमेडी, इट रेफर्स टू अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर, तो मुझे पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन है कि रिट क्या होती है, कौन से आर्टिकल में दी गई और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, और इसके अंदर कौन कौन सी टाइप की रिट आती है और किन किन केसेस में इनको इशू किया जाता है। जब मुझे इतनी नॉलेज होगी तो मेरे लिए ये जो पैसेज है ये एक रीडिंग करने के लिए नहीं है, ये मेरे लिए रिवीजन करने के लिए। तो वहां पे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है और स्टूडेंट्स पे। जैसे अगर मैं बात करूं, एक स्टूडेंट है जिसने इसको कभी नहीं पढ़ा, आप उसको पढ़ोगे, आप उसको इंटरप्रेट करोगे, आप उसको समझोगे, उसमें आपका एटलीस्ट 3 to 4 मिनट चला जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है भाई, 5 क्वेश्चन आपको 5 मिनट में ही आपको करना है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसेज को रीड करने में टाइम लगाते हैं और उसकी वजह से उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। तो भाई एग्जाम भी आपका ऐसा 120 क्वेश्चन 120 मिनट, तो आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। तो अगर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो क्वेश्चन पे, मतलब आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। तो उसका केवल एक तरीका है कि आपको लॉ की बेसिक नॉलेज पहले से ही होनी चाहिए, आपकी जो लीगल लैंग्वेज है उसके साथ आप फैमिलियर होने चाहिए। अब जैसे जब मैं ये पैसेज पढ़ने के लिए जाता हूँ, मुझे पता है भाई रिट आपका आर्टिकल 32 में दे रखा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 में आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होती है तो आपके लिए रिवीजन बन जाता है। तो चलिए पैसेज को रीड करते हैं जो लोग पहली बार कर रहे हैं, और चलिए पैसेज को रिवाइज करते हैं उन लोगों के लिए जो ये जिनको इसके बारे में पहले से ही प्रायर नॉलेज है। रिट इज अ पब्लिक लॉ रेमेडी। अब जो रिट है एक पब्लिक लॉ रेमेडी है। रेमेडी दैट मींस इट इज अ रिलीफ दैट इज बीइंग गिवन इन द पब्लिक लॉ। इट रेफर्स टू अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ जुडिशियल अथॉरिटी डायरेक्टिंग एन इंडिविजुअल और अथॉरिटी टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। चलो इसको 1 by 1 समझते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि थोड़ा सा पेशेंस। जब हम रील स्क्रॉल करने जाते हैं ना, तो रील हम 1 घंटे 2 घंटे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस, वीडियो लॉन्ग रहने वाली है क्योंकि आप पूरा प्रीवियस ईयर समझने वाले हो। 2019 का हमने ऐसे किया, it was around 1.5 hours video and this is also going to be the same length, 1.5 hours की वीडियो रहने वाली है। सो अगर हम यहाँ पे खड़े होकर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, भाई आपका एग्जाम है, आपको लिखना है, तो
तो अगर आप 1 घंटे 2 घंटे अगर रील देखने में लगा सकते हो, तो यहाँ पे तो आपको अपनी एग्जाम, आप अपनी लाइफ को कुछ बेटर करने के लिए काम कर रहे हो। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई अपनी जिस पोजीशन में आप बैठे हो तो अपना एटलीस्ट 1.5 आवर्स रीच कर दो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, कि आपको पता हो आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलो आ जाते हैं, इसमें दे रखा है रिट एक पब्लिक लॉ में आपको एक रिलीफ है जो दिया गया है। ये एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है जिसको कौन इशू करता है, तो एक जुडिशियल अथॉरिटी है, मतलब जुडिशियल अथॉरिटी ही रिट की पावर जिसके पास होती है। और ये किस लिए होता है, डायरेक्टिंग एन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है और अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है, टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कुछ काम करने के लिए या कुछ काम ना करने के लिए डायरेक्शन जब जुडिशियल अथॉरिटी इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं रिट, right? That is a public law remedy. The High Court, while exercising its power of judicial review, does not act as an appellate body. जब हाई कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करती है, जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर मान लो कोई स्टैट्यूट है, कोई लॉ बनाया गया, तो जुडिशरी क्या है, उस लॉ को इंटरप्रेट करती है कि क्या ये जो लॉ है वो किसी फंडामेंटल राइट्स को तो वायलेशन नहीं करता, क्या ये जो लॉ है कहीं वो कंसिस्टेंट विद लॉ है या नहीं है, मतलब ऐसा लॉ हम बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो जनरली जो जुडिशरी का काम होता है, जो हाई कोर्ट का काम होता है, वो अपेलेट बॉडी की तरह एक्ट करती है। जैसे मान लो कोर्ट्स में एक हायरार्की होती है, अगर आप कोई क्राइम करते हो तो पहला आपका जो केस होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या आपके सेशन कोर्ट में होता है, फिर उसके बाद वो कोर्ट अपील में हाई कोर्ट में जाता है, तो वहां पे जो कोर्ट है जनरली अपेलेट बॉडी की तरह एक्ट करती है। लेकिन जब वो जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करती है तो वो एक अपेलेट बॉडी की तरह एक्ट नहीं करती। इट इज कंसर्न्ड विद illegality, irrationality and procedural impropriety of an order passed by the state or the statutory authority। तो स्टेट ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिसने कोई ऑर्डर पास किया है, तो उस ऑर्डर में अगर कोई इलीगैलिटी है, इरेशनैलिटी है या प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी है, तो उस चीज को जो हाई कोर्ट है वो उस चीज को चेक करती है। हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शन। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकती है, ऑर्डर और रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस। अब ये जो पावर है रिट्स वाली, अब यहाँ पे क्या दिया गया, द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस के लिए भी और एनी अदर पर्पस के लिए भी जो हाई कोर्ट है वो आपकी रिट इशू कर सकती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली एक्सरसाइज इट्स रिट पावर व्हेन देयर इज वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। तो ये डिफरेंस है जो आपको समझना हो सकता है आगे पैसेज में दे भी रखा हो। द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज डिस्क्रिशनरी एंड इक्विटेबल। द रिट ऑफ मैंडेमस, अब सोचो रिट ऑफ मैंडेमस, आपने नाम ही नहीं सुना तो आपके लिए समझना, आपको आगे वाली लाइन पढ़ोगे तब आपको मतलब समझ आएगा। अब जिसने ही पढ़ रखा है उसको पहले से पता है रिट ऑफ मैंडेमस मतलब, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, राइट। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है या कोई पर्सन है जिसकी एक पब्लिक ड्यूटी है कुछ करने की, वो नहीं करता, उस केस में आप कोर्ट से रिट ऑफ मैंडेमस इशू कराते हो, ऑर्डर ऑफ commanding someone to do something, order of direction to do something or no, refrain from doing something। तो यहाँ पे आपको दिया गया रिट ऑफ मैंडेमस इज इशूड बाय अ कोर्ट कमांडिंग अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी। तो आपकी रिट ऑफ मैंडेमस क्या होती है, किस केस में इशू की जाती है, जब when a court commanding a public authority to perform its public duty। जैसे मान लो आप पुलिस स्टेशन जाते हो, आपने एफआईआर लिखवाने के लिए आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया, उस केस में ऑल्दो देयर इज अ हायरार्की कि पहले आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, एसपी के पास जाते हो, वो सब अगर रिजेक्ट हो जाता है आप हाई कोर्ट जा सकते हो एंड यू कैन गेट दी रिट ऑफ मैंडेमस, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की पब्लिक ड्यूटी है कि वो उसको परफॉर्म करे, अगर वो नहीं करता उस केस में आप रिट ऑफ मैंडेमस इशू करा सकते हैं थ्रू द हाई कोर्ट। सो अब इसमें दे रखा है इट कैन बी इशूड ओनली व्हेन द लीगल ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन द अथॉरिटी एंड द पिटिशनर हैज राइट टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सच ड्यूटी। लेकिन ये तभी वो कराई जा सकती है, तभी इसको इशू किया जा सकता है जब वहां पर लीगल ड्यूटी को इम्पोज किया गया अथॉरिटी पे। जब ये अथॉरिटी की लीगल ड्यूटी होगी देन ओनली इन दैट केस ये इशू कराई जा सकती है, अदरवाइज नहीं। रिट ऑफ मैंडेमस इज रिक्वेस्टेड टू बी इशूड इंटर एलिया टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज व्हिच मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्टेरियल एंड स्टैट्यूटरी इन नेचर। मतलब जो आपकी पब्लिक ड्यूटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए इसको इशू किया जा सकता है, विच में भी जो आपकी पब्लिक ड्यूटीज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की भी हो सकती है, मिनिस्टेरियल भी हो सकते हैं और स्टैट्यूटरी नेचर भी हो सकते हैं। A writ of mandamus may be issued in the favor of a person who establishes a legal right in himself। एक उस पर्सन के अगेंस्ट भी ये इशू की जा सकती है जिसने क्या है, who establishes a legal right in himself। It may be issued against a person who has a mandatory legal duty to perform but has failed or has neglected to do such a legal duty emanates
operation of law. The writ of mandamus is most extensive regards to its remedial nature. The object of mandamus is to prevent disorder emanating from the failure of justice and required to be granted in all cases where it has been established no specific remedy. अब इतना पैसेज पढ़ के आपको समझ आएगा कि भाई आपको रिट ऑफ मैंडमस के बारे में बात की गई। रिट ऑफ मैंडमस क्या होती है? एक पहली बात तो रिट क्या होती है? एक कोर्ट का रिटन फॉर्मल ऑर्डर होता है जो जुडिशियल अथॉरिटी इसको करती है अगेंस्ट दी अथॉरिटी अगेंस्ट अ इंडिविजुअल। ये हो सकता है, ये रिट हो गया। अब मैंडमस क्या होती है? मैंडमस होती है अगर मान लो कोई पर्सन है जिसका खुद में कोई लीगल राइट क्रिएटेड है, या कोई पर्सन कोई अथॉरिटी है जो जिसके ऊपर लॉ की कोई ऑब्लिगेशन है और वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते, तो उस केस में जुडिशियल अथॉरिटी है, दे इशू अ डायरेक्शन टू डू समथिंग और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस पैसेज। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Question number 1 says the government of the state made a rule to make a discretionary, made it discretionary। अब लॉ अगर आप पढ़ते हो तो आपको डिस्क्रिशनरी का भी मतलब समझ आता है। डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है कि ये मेरी एक्सक्लूसिव पावर है। डिस्क्रिशनरी मतलब मेरी मर्जी, आप समझ गए। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट मेड अ रूल टू मेक इट डिस्क्रिशनरी टू ग्रांट डियरनेस अलाउंस टू इट्स एम्प्लॉयज। अब गवर्नमेंट है स्टेट की जिसने ये लॉ बनाया कि डियरनेस अलाउंस कब देना है कब नहीं देना, ये हमारी डिस्क्रिशन है, ये हमारी पावर है, हमारी एक्सक्लूसिव पावर है, वी विल डिसाइड। तो अब उस केस में क्या हो गया? वन ऑफ द एम्प्लॉयज फाइल्ड अ रिट पिटीशन सीकिंग अ मैंडमस टू कंपेल द गवर्नमेंट टू ग्रांट डियरनेस अलाउंस इन द गिवन स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको पता है मैंडमस तभी इशू की जा सकती है जब कोई पब्लिक ड्यूटी इंपोज की गई हो। यहाँ पब्लिक ड्यूटी इंपोज ही नहीं की, यहाँ तो डिस्क्रिशन है भाई, अलाउ अगर उनको देना है तो उनकी डिस्क्रिशन, अगर नहीं देना तो भी उनकी डिस्क्रिशन है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट हो, आपको पता हो गया पहले कि इस केस में रिट ऑफ मैंडमस इशू नहीं की जा सकती। आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक वो नहीं है ना, यहाँ पे और कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सच ड्यूटी व्हेन देयर इज अ लीगल ड्यूटी। यहाँ पे लीगल ड्यूटी नहीं है, तो लीगल ड्यूटी नहीं है मतलब कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो इससे क्या होगा आपको पहले देखना है, नॉट आएगा या यस आएगा। सो मैंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड, मैंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड, कैन बी ग्रांटेड, कैन बी ग्रांटेड, हमें इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कैन नॉट बी ग्रांटेड का रीजन अब हमें देखना है। द रिट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड एज नो लीगल ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट फॉर द डियरनेस अलाउंस। अब ये सबसे सही करेक्ट ऑप्शन लगता है कि भाई कोई लीगल ड्यूटी इंपोज नहीं की गई थी गवर्नमेंट पर डियरनेस अलाउंस के लिए, तो इसलिए आपकी रिट ऑफ मैंडमस को ग्रांट नहीं किया जा सकता। करेक्ट, बट विल गो विद द बी आल्सो कि क्या गलत है इसमें। रिट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड एज स्टैट्यूटरी राइट वाज कन्फर्ड ऑन द एम्प्लॉयज टू रिसीव डियरनेस अलाउंस। अगर ये स्टैट्यूटरी राइट होता, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होता, अगर ये मिनिस्ट्रियल वर्क होता, तो उस केस में तो आप करा सकते थे। तो ये क्या है, ये इसका ये पार्ट सही है कि ये ग्रांट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पार्ट गलत होगा। दैट इज व्हाई ओनली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन कि रिट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड। ये बात सही है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वहां पे कोई लीगल ड्यूटी गवर्नमेंट पे नहीं है कि वो आपको डियरनेस अलाउंस दे, ये उनकी डिस्क्रिशन पे है। चलो आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a public spirited citizen filed a writ petition seeking a mandamus to compel government to make law to curb the ill effect of climate change। Again, legislation, कोई लॉ बनाना, legislate करना, वो किसका काम है? वो legislature का काम है। अब अगर उनकी कोई पब्लिक ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं करते, तब आप writ of mandamus इशू करा सकते हो, लेकिन किसी भी लॉ को बनाने के लिए आप नहीं करा सकते। As simple as that। So it says a public spirited citizen filed a writ petition seeking a mandamus। एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, उसने एक रिट पिटीशन फाइल किया। क्यों फाइल किया? सीकिंग अ मैंडमस टू कंपेल द गवर्नमेंट टू मेक अ लॉ, कि लॉ बनाने के लिए उन्होंने मैंडमस लगा दी। भाई नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग गया नहीं इशू किया जा सकता। मैंडमस कैन बी ग्रांटेड, मैंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड, मैंडमस कैन बी ग्रांटेड, कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो कैन नॉट बी ग्रांटेड करा होगा, कैन बी तो कैन बी हमने बिना पढ़े हटा दिया। अब क्यों नहीं ग्रांट किया जा सकता उसका रीजन पढ़ते हैं। कैन नॉट बी ग्रांटेड एज नो लीगल ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट टू पास सच लॉ। ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है ना, 100% करेक्ट है। उसके बाद रिट ऑफ मैंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड एज देयर इज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब इसमें हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि रिट ऑफ मैंडमस नहीं ग्रांट किया जा सकता क्योंकि कोई लीगल ड्यूटी इंपोज नहीं की गई थी, या रिट ऑफ मैंडमस नहीं ग्रांट किया जा सकता क्योंकि देयर इज नो वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब आपको यहाँ पे देखना होता है भाई विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ऑल्दो ये बहुत क्लोज है, अगर आप देखोगे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट भी पैसेज में दे रखा है, और अगर आप पब्लिक ड्यूटी लीगल ड्यूटी की बात करोगे ये भी आपको पैसेज में दे रखा है। लेकिन जो आपकी आंसर की ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप फंस सकते हो कि यहाँ पे दोनों रीजन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, और रीजन इसका क्या है, क्योंकि जो आपकी the writ of mandamus can not be granted as there is no violation of fundamental right। कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं, इसलिए रिट ऑफ मैंडमस अच्छा ठीक है, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है इसलिए रिट ग्रांट नहीं किया जा सकती। या जो मैंडमस का रीजन है ना, मैंडमस कब ग्रांट की जाती है जब कोई लीगल ड्यूटी इंपोज की गई हो।
तो उस लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए मैंडेमस इशू की जा सकती है। सो दिस वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन अमंग दीज टू। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, कई बार इतने क्लोज ऑप्शन भी आते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन को अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप मार्क कर सकते हो, अगर आपको बहुत क्लोज लगते हैं या आप स्किप भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, अगर आप इतना पढ़ पाते हैं कर पाते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इट सेज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। Upon breach of the contractual obligation, Mr. A and Mr. B filed a writ petition seeking a mandamus to compel Mr. A. अब सोचो कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी ड्यूटी होती है वो तो प्राइवेट ड्यूटी होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए तो आप रेमेडी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लेते हो, इसका मैंडेमस से क्या लेना देना, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे क्या रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड। अब उसका रीजन हमें देखना है, कैन बी ग्रांटेड नहीं ग्रांट की जा सकती, कैन बी ग्रांटेड, मतलब आपके 50% क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं अगर आपने पैसा समझ लिया। अब उसके बाद आपको देखना है रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड एज देयर इज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड एज मिस्टर बीज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट राइट। अब आपको ध्यान से समझना है रिट ऑफ मैंडेमस क्यों नहीं ग्रांट की जा सकती, क्योंकि मिस्टर बी का जो राइट है ना कॉन्ट्रैक्ट में वो एक प्राइवेट राइट है, वो एक पब्लिक राइट नहीं है। अगर वो पब्लिक राइट होता ना, अगर वहां पे पब्लिक ड्यूटी होती तो उस केस में इसको हम इंपोज करा सकते थे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन इन द थर्ड केस। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। आई एम जस्ट लीविंग द स्पेस सो दैट ऑल ऑफ यू कैन रीड द क्वेश्चन। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, now this question number 4 says a licensing officer is under a statutory duty to issue a license to an applicant who fulfills the condition prescribed for the issues of such license। अब एक जो लाइसेंस ऑफिसर है ना, लाइसेंस ऑफिसर है, उसकी क्या है, एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। अब आपको पहले ही आपको पैसेज में दे दिया गया कि वो जो ड्यूटी है वो पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए, वो मिनिस्टेरियल भी हो सकती है, वो स्टैट्यूटरी नेचर भी हो सकती है, वो लेजिस्लेटिव भी हो सकती है, मतलब मिनिस्टेरियल भी हो सकते हैं, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़े, एक लाइसेंसिंग ऑफिसर है is under the statutory duty to issue a license to an applicant who fulfills the conditions। अब मिस्टर एक्स एक एप्लीकेंट है जिसने सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया, फिर भी उसका एप्लीकेशन लाइसेंस रिजेक्ट हो गया, तो अब इस केस में क्या हम रिट ऑफ मैंडेमस इशू करा सकते हैं? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि वहां पे एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है जिसका वायलेशन हुआ है, जिसका ब्रीच हुआ है। अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप इंटाइटल्ड हो लाइसेंस के लिए, अगर फिर भी रिजेक्ट होता है उस केस में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। दैट इज द यूज ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस। कैन बी ग्रांटेड विल बी द करेक्ट वन, कैन बी, कैन नॉट बी हट गया। अब आ जाते हैं कि क्यों इसमें ग्रांट की जा सकती है, हमें वो देखना है। रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी ग्रांटेड कंपेलिंग द लाइसेंसिंग ऑफिसर टू इशू द लाइसेंस, करेक्ट बात है। दूसरे पे आ जाते हैं रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी ग्रांटेड एज इज द डिस्क्रिशन। भाई अगर डिस्क्रिशन होती तो रिट ऑफ मैंडेमस थोड़ी मिलती, यहाँ पे पब्लिक ड्यूटी है, डिस्क्रिशन नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब आप में से बहुत लोग होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स लाइक अ क्रिकेट मैच। आप जब क्रिकेट मैच देखते हो ना, कई बार अगर आपको चीजें नहीं समझ आती, अगर आप बॉल नहीं फेस कर पा रहे तो ये बोला जाता है ना, आप अपना टाइम ले लो, राइट। आप अपना टाइम लेते हो, धीरे धीरे आप सेट होते हो पिच पे, तब उसके बाद आप रन बनाते हो। तो आपको इस गेम के साथ भी यही करना है, आपको पिच पे टिकना पड़ेगा। अगर आप पवेलियन पे भाग जाओगे ना तो आप वहीं रहोगे, आप एज अ बैट्समैन कभी अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते। सो यू हैव टू फेस दिस सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? रिट ऑफ मैंडेमस में बी इशूड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु एस्टैब्लिशेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट। अब ये सोचो, ये डायरेक्टली आपको दे रखा है, रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। चलो ये देखो आपको दे रखा है, हु एस्टैब्लिशेस अ लीगल राइट इन हिमसेल्फ। एग्जैक्ट स्टेटमेंट इज गिवन इन द पैसेज इटसेल्फ। नाउ नथिंग कैन बी सिंपल देन दिस। So this one is the correct one. Writ of mandamus may be issued against a person who or authority who has mandatory duty to perform. Correct, 100% correct. The statement is there. Then after that the third one. Third one says writ of mandamus is purported to prevent disorder emanating from the failure of justice. Right? Failure of justice होगा, writ of mandamus will be there. करेक्ट, रिट ऑफ मैंडेमस में बी रिक्वेस्टेड टू बी इशूड टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट ड्यूटीज। भाई पूरे पैसेज में पब्लिक ड्यूटीज की बात की गई, यहाँ पे प्राइवेट ड्यूटीज कैसे आ गया? दैट मींस ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट वन। अब सोचो इस पैसेज को करने के लिए आप देख सकते हो कितना टाइम हमने लगाया। क्यों? क्योंकि हमने ये पहली बार पढ़ा, हम तो ये यही समझ के कर रहे हैं ना कि हर एक चीज को एक्सप्लेन करना, हर चीज को समझना, फिर उसके आंसर निकालना, फिर उसमें जो क्लोज रिलेशंस है उनको एलिमिनेट करना। सो दैट मींस वी आर टेकिंग आउट मोर टाइम। तो जब आप एक बार लॉ की आपको नॉलेज होगी, तब आप पैसेज एक बार में पढ़ोगे, आपको समझ आएगा, तब आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पाओगे। एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। क्लैट एग्जाम को सॉल्व करना, पेपर को सॉल्व करना इज नॉट द टफ थिंग।
लेकिन उसको 2 घंटे में पूरा कॉम्प्रीहेंड करना वो हमें सीखना होता है इस तैयारी के लिए। वी आर डन विद द पैसेज नंबर 1, मूविंग टू पैसेज नंबर 2। नाउ आई विल बी गिविंग सम टाइम टू ऑल ऑफ यू ताकि आप उसको रीड कर पाए। आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो, राइट, एज दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट, तो ये लाइव क्लास नहीं है। आई विल बी जस्ट गिविंग अ स्लॉट हियर। अब आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। आओ अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा इसको। क्या दे रखा है, टू मेंटेन द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी नॉट ओनली डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखो, दैट इज वाई आई कीप सेइंग दैट कि आपका जो लीगल रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला आपको जो प्रोविजन मिला वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट प्रोविजन से रिलेटेड है। ये भी कहीं ना कहीं आपका, कहीं ना कहीं क्या 100% आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी की बात की जा रही है। To maintain the secular character of Indian polity, not only does the Constitution of India guarantees freedom of religion to the individual and groups, but is also against the general policy of the Constitution of India that any money be paid out of the public fund for promoting or maintaining any particular religion. ध्यान से समझना, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा है, पहला क्वेश्चन आर्टिकल 32 ऑफ फंडामेंटल राइट्स से था। ये वाले जो आर्टिकल्स है जिनमें फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, ये आपको आर्टिकल 25 से 28 के बीच में देखने को मिल जाते हैं राइट्स टू प्रैक्टिस रिलीजन वाले पार्ट में। तो यहाँ क्या दे रखा है आपको, टू मेंटेन द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी not only does the Constitution of India guarantees freedom of religion to the individual and groups, but it is also against the general policy of the Constitution of India that any money to be paid out of a public funds for promoting or maintaining any particular religion. Accordingly, it is provided in the Constitution of India that no person shall be compelled to pay any taxes. अब जैसे क्या है, इसमें क्या दिया गया आपको कि Constitution of India ये बोलता है कि कोई भी पर्सन को हम क्या है, compel नहीं कर सकते to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in the payment of expenses for the promotion or maintenance of a particular religion or religious denomination. अब गवर्नमेंट आपकी जो स्टेट है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती, वो कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन की बात करता हो। अब ये बात कहाँ से आती है, जैसे पहले के टाइम में अगर आप देखोगे देयर यूज्ड टू एग्जिस्ट अ टैक्स कॉल्ड जजिया टैक्स, राइट, जो एक अलग अलग पर्टिकुलर एक रिलीजन से आप समझ लो एक तरह का एक्सटॉर्शन किया जाता था कि अगर आप दूसरे रिलीजन से हो तो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई आपको ये एक्सटॉर्शन मनी देनी पड़ेगी। इट वाज टैक्स, मतलब इस तरीके से कह के नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता, उसकी लैंग्वेज अलग होती है लेकिन मतलब तो वही है। तो अब आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट एक ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती जहां पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने की बात हो, टू मेंटेन द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। अब अगर आप बहुत टीवी चैनल देखते हो तो आपको सेक्युलरिज्म का मतलब अलग पता होगा। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि जो इंडियन स्टेट है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया इज नॉट अ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया और अ हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इट इज व्हाट, इट इज अ यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब ये क्या है, एक यूनियन है, ये इसका कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। दिस डज नॉट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम इनैक्टिंग अ लॉ टू इनकर एक्सपेंसेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए टैक्सेस नहीं लगाए जा सकते। करेक्ट बात है। अब दूसरी जब लाइन को आप पढ़ते हो आपको एक और बात समझ आएगी जहां से क्वेश्चन बनता है, दिस डज नॉट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम इनैक्टिंग ए लॉ टू इनकर एक्सपेंसेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस नॉलेज, बट बाय सच लॉ नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, द प्रोसीड्स ऑफ व्हिच आर टू बी सो यूटिलाइज्ड। अब क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हमें समझना है। पहले आपको क्या दिया गया, अ पर्सन shall not be compelled to, no person shall be compelled to pay any the proceeds of which are specifically appropriated in the payment of expenses for the promotion and maintenance of particular religion। लेकिन डिफरेंस आपको यहाँ देखना है कि जो स्टेट है ना, फ्रॉम इनैक्टिंग अ लॉ टू इनकर एक्सपेंसेस, कि उनको क्या है, एक्सपेंसेस को मैनेज करना है टू मेंटेन अ पर्टिकुलर रिलीजन। अभी जब क्वेश्चन आएंगे आपको इस बात में और क्लैरिटी आएगी। दिस इज हाउएवर डज नॉट इनवैलिडेट लेवाई अ फीस प्रोवाइड इन सम सर्विसेज, दस अ फी कैन बी लेवाइड। अब फी और टैक्सेस अलग अलग होते हैं, आप समझ गए। टैक्सेस है जो आपकी एक मैंडेटरी ड्यूटी है कि आपको पे करना ही पड़ेगा, फी इज समथिंग विच इज ऑप्शनल। तो फी और टैक्सेस आपके अलग अलग होते हैं, जो चीज़ें आपको समझनी। सच फी में बी लेवाइड will be valid because of the object of the safeguard of the health, safety, welfare of the pilgrimage। चलो ये हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पैसेज आपकी किस बारे में बात कर रहा था, पैसेज आपकी बात कर रहा था कि मेंटेन करने के लिए सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडिया को, तो जो स्टेट है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जिसमें टैक्स प्रोविजन किए गए हों। अब मिस्टर ए एक टैक्स पेयर है जिनकी बात की गई। अ टैक्स पेयर
of various taxes levied by the state government filed a writ petition for the issuance of a writ of mandamus directing the state to forbear from spending any amount from the public funds of the state for renovation of water tanks which are belonging to Hindu temple in the state, and these tanks were used by the general public irrespective of their religious affiliation for bathing एंड ड्रिंकिंग पर्पज इन द गिवन सिचुएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्या दिया गया। मिस्टर एज में है, वो एक टैक्स पेयर है और टैक्स पेयर ऑफ वेरियस टैक्सेस लेविड बाय द स्टेट फाइल्ड अ रिट पिटीशन फॉर द issuance of writ mandamus directing the state to forbear from spending any amount from the public funds of the state for renovation of water tanks belonging to Hindu temples। अब ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने की बात की गई या नहीं की गई। देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिनोवेशन ऑफ वाटर टैंक्स विच इज बिलोंगिंग टू हिंदू टेम्पल्स इन द स्टेट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने की बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या है, वी आर इनकरिंग एक्सपेंसेस। ये सेकंड वाला केस है जिसको हम नहीं कर सकते। अब ये क्या है, यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स हैं जहाँ पर रिनोवेशन ऑफ वाटर टैंक किया जाना है। द स्टेट इज प्रमोटिंग और मेंटेनिंग द हिंदू रिलीजन, नहीं, द स्टेट कैन नॉट बी सेड टू प्रमोटिंग मेंटेनिंग द हिंदू रिलीजन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। भाई नहीं कह सकते ना, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक फंड है उससे कुछ पैसा एलोकेट किया जा रहा है फॉर द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। चलिए आगे आ जाते हैं। सिमिलरली जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, इट सेज communal rights between religion A and religion B resulted in destruction of places of worship for both the religion in a state. As a result, the state government utilized public funds for restoring the places of worship of both the religion A and B in the given situation. Which of the following statement is correct? अब एक दो रिलीजन है, उनके बीच में एक झगड़ा हो गया, एक डिस्प्यूट हो गया। अब उस केस में क्या है, दोनों ने क्या किया, अपने रिस्टोरिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनके जो पब्लिक वर्शिप के प्लेसेस है ना, वहां पे क्या हुआ, वहां पे डैमेज हो गया। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों ही जगहों को काम करती है, रिस्टोर करने का काम करती है। तो क्या वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं? द आंसर इज नो। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट। तो अगर कम्युनल राइट्स होते हैं ए और बी रिलीजन में, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप होता है, और जो गवर्नमेंट है यूटिलाइज करती पब्लिक फंड को दोनों के रिलीजन की पब्लिक वर्शिप प्लेसेस को रिनोवेट करने में, तो यहाँ किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने की बात नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज नॉट प्रमोटिंग और मेंटेनिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सो इन दिस केस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट। तो इस केस में भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। चलो ये हो गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट। अब वैसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, खुद से सोचना है व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। द कम्युनल राइट्स बिटवीन रिलीजन ए एंड रिलीजन बी दैट आर रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ रिलीजन बी इन द स्टेट। अब क्या हुआ, ए और बी में झगड़ा हुआ, लेकिन डैमेज किसको हुआ, कौन सा प्लेस ऑफ वर्शिप हुआ, केवल बी का प्लेस ऑफ वर्शिप डैमेज हुआ। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, यूटिलाइज किया पब्लिक फंड को कि बी का जो है ना स्टेट, बी का जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको रिनोवेट करना, उसको रिस्टोर करना। तो अब क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इज वॉयलेटिव? आंसर इज अगेन नो। जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या है, वो उसका एक्ट जो है वो वॉयलेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इज नॉट वॉयलेटिव द कॉन्सेप्ट एज इट इज प्रमोटिंग। अगर वो प्रमोटिंग होता तो वॉयलेट करता। तो ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट वन। is not violative of the Constitution of India as it is not promoting or maintaining a particular religion। क्योंकि ये किसी एक रिलीजन को पर्टिकुलरली मेंटेन करने की बात नहीं करता, इसलिए ये क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है। ये आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट का वायलेशन नहीं है। इनमें देखो थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। कम्युनल राइट्स हुआ, ए और बी दोनों झगड़ा कर लिया, दोनों के प्लेसेस डैमेज हो गए, तो दोनों को रिनोवेट करने की बात की गई। अब यहाँ पे एक का प्लेस डैमेज हुआ तो उसको रिनोवेट करने की बात की गई, तो हम किसी पर्टिकुलर रीजन को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे। वैसे ही फोर्थ पे आ जाते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, आई होप यू हैव डन द थर्ड वन ना। स्टेट गवर्नमेंट हैज पास अ लॉ मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट टू पे अ hefty pilgrimage tax so as to aid the state in organizing a popular religious pilgrimage in that state. That said pilgrimage is undertaken only by the follower of the religion X and draws a large number of followers from the religion X from all over the world. तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आएगा कि यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने लॉ पास किया और उसने एक टैक्स लगा दिया इसको एक पिलग्रिमेज के लिए। और वो टैक्स क्यों लगाया गया, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए लगाया गया, लेकिन वो टैक्स पे किसको करना है, वो टैक्स पे सभी को करना है। तो इस केस में क्या ये वायलेशन होगा या नहीं होगा, तो आपको समझ आ जाएगा भाई।
गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए। यहाँ पे क्या किया गया तो गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो वायलेटिव है, तो कौन सा करेक्ट हो सकता है, आइदर दिस वन और दिस वन, ए और सी करेक्ट हो सकता है। अब इसमें कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है? द फर्स्ट वन सेज द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट इज नॉट प्रमोटिंग। अगर ये प्रमोट नहीं करता तो वायलेटिव ही नहीं होता, ये प्रमोट कर रहा है तभी तो वायलेटिव है। अब देखो, द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट इज कंपेलिंग। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पेल कर रहा है सिटीजन को किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन या प्रमोट करने के लिए। तो इसलिए ये जो लॉ है, ये जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द गिवन बाय द स्टेट। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको पैसेज पढ़ना है। एक बार अगर आपने पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ये सभी आंसर निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। चलिए, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट 2, इट इज टॉकिंग अबाउट, अगेन आई विल गिव स्पेस, पॉज करिए और इसको रीड करिए। क्या दे रखा है आपको? The object of the state legislation is to provide for the better administration and the governance of the certain Hindus religious endowments. Endowments means group, where religious endowments mean the property belonging to or given to endowed for the support of temples. अब यहाँ पे रिलीजियस एंडाउमेंट का मतलब आपको बता दिया गया कि मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी विच इज बिलोंगिंग टू और विच इज गिवन और एंडाउड फॉर द सपोर्ट ऑफ टेम्पल्स। मतलब एक ऐसी रिलीजियस एंडाउमेंट जो आपको पैसा दिया जाता है, किसके लिए? प्रॉपर्टी दी जाती है, प्रॉपर्टी विच इज बिलोंगिंग टू सपोर्ट ऑफ पब्लिक टेम्पल्स। द स्टेट लेजिस्लेशन वेस्ट द सुपरविजन ऑफ पब्लिक टेम्पल्स इन एन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब इसका जो सुपरविजन है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में किया जाता है, जिसमें कमिश्नर ऑफ हिंदू रिलीजन एंडाउमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ कमिश्नर एंड हिज स्टाफ। एवरी हिंदू टेम्पल इन दिस स्टेट इज रिक्वायर्ड टू, अंडर प्रोविजन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, पे एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर एनुअल इनकम। अब ध्यान से समझना क्या किया गया यहाँ पे, इसको हम आज के टाइम से भी रिलेट करेंगे। क्या किया गया? endowments for the purpose of meeting the expenses of the commissioner and staff. Every Hindu temple in this state is required under the provision of state legislation to pay an annual contribution at a certain percentage of their annual income. तो क्या हम अब ऐसे केसेस में ये बोल सकते हैं कि ये जो लेजिस्लेशन है ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है? द आंसर इज नो। अगेन वाई द आंसर इज नो? क्योंकि अगर आपने देखा होगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अभी ये प्रपोजल निकाला था बिफोर इलेक्शन कि अगर उनकी गवर्नमेंट वापस आती है तो वो जो मंदिर के टेम्पल्स में जो लोग काम करते हैं, जो पुजारी हैं, उनको भी वो एक अमाउंट पे करेंगे 18,000 का। तो क्या है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा है, वो क्या है, वो उसको मेंटेन करने के लिए दे आर गिविंग सम मनी। So in this case, it is also not the validity of the case. It is not validity of the constitution. It is the object of is the proper administration of the trust. इसका पर्पस किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना नहीं है, इसका पर्पस ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट। दैट इज अबाउट इट। तो आप जब एक बार लॉ को डिटेल में पढ़ते हो, वंस यू विल रीड द पैसेज अगेन, यू विल बी गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट। चलो, वी आर डन विद द 2 पैसेजेस। कमिंग टू द पैसेज नंबर 3। अब हो सकता है अगर दिस वीडियो विल बी लॉन्ग, I'll divide into 2 parts. This will be the first part, जिसमें हम आपके 4 passages कर लेंगे, another part में हम 4 passages कर लेंगे, because you know processing all that information in only one thing can be a daunting task for all of you. So the Constitution of India guarantees, again the 3rd passage is from the Constitution of India. So that is the purpose कि आपको जब आप प्रीवियस ईयर करते हो ना, आपको पता लग जाता है कहां पर फोकस करना है, किन चीजों पे फोकस करना है। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाते हो, पूरी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट पूरा पढ़ के जाते हो, एग्जाम में कुछ नहीं दिखता। कहां से पता लगेगा एग्जाम में क्या दिखेगा? प्रीवियस ईयर में दिख रहा है भाई, फंडामेंटल राइट पे 3रा पैसेज आ गया। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि भाई क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। क्या दिया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज टू ऑल इट्स सिटीजन सर्टेन फंडामेंटल फ्रीडम व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एज देयर फंडामेंटल राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कुछ गारंटीड राइट्स है जो अपने सिटीजन्स को देता है। हाउएवर दीस फंडामेंटल फ्रीडम्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट एब्सोल्यूट एंड नो राइट कैन बी। और ये जो फ्रीडम है ये क्या है? ये एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, इन पे कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, on the basis of freedom of speech I cannot do defamation, I cannot do contempt of court, I cannot do anything which is against the public order, public peace, morality, I cannot do something which is which is going to affect the sovereignty, security, unity, integrity of India. तो ये क्या है? ये मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे एक रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है। तो उसी बारे में पैसेज में बात की गई। तो एक बार अगर फंडामेंटल राइट पढ़ लोगे तो ये रीडिंग नहीं होगी, रिवीजन होगा। चलिए रिवीजन करते हैं। However,
These fundamental rights, freedom granted by the Constitution of India are not absolute, as no right can be. Each of these fundamental rights is liable to be controlled, curtailed and regulated to some extent by laws made by the Parliament or the state legislature according to the Constitution of India, lays down the grounds and the purposes for which the legislation can impose reasonable restriction on the rights guaranteed to the citizens. तो आपके जो fundamental rights हैं, they are the guaranteed rights, but they are not absolute. There are reasonable restrictions that can be imposed on your rights, on the rights guaranteed to the citizens. The state cannot travel beyond the contours of these reasonable restrictions. मतलब क्या है, स्टेट पे भी ऑब्लिगेशन है कि वो इन रीजनेबल ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकता. वो आपके फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन रीजनेबल ग्राउंड्स पे. वहां पर भी एक एक्सटेंट है, वहां पर भी एक लिमिट है, उससे बाहर स्टेट जो है आपका वो नहीं जा सकता. राइट. व्हाइल डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन अ फंडामेंटल राइट बाय अ लेजिस्लेशन, द कोर्ट इज नॉट कंसर्न्ड विद द नेसेसिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन और द विजडम ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग, बट ओनली वेदर द रिस्ट्रिक्शन इज in excess of the requirement and where the legislature has the policy underlying it, has overstepped the constitutional limitations. अब हमें ये देखना है, अगर जो आपकी रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई, वो रिस्ट्रिक्शन किस लिए इंपोज की गई उसको ध्यान में रखना. व्हाइल डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इंपोजिशन, अगर उसकी नेसेसिटी है, कोर्ट इज नॉट कंसर्न विद द नेसेसिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, कोर्ट इज नॉट एट ऑल कंसर्न विद कि यहाँ पे नेसेसिटी है या नहीं है, और द विजडम ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग, बट ओनली वेदर द रिस्ट्रिक्शन इज इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड वेदर द लेजिस्लेशन हैज ओवरस्टेप्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है उन लिमिटेशन से बाहर स्टेट भी नहीं जा सकता आउट ऑफ नेसेसिटी. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट. Two of the fundamental rights guaranteed to every citizen of India are the right to move freely throughout the territory of India and right to reside and settle in any part thereof. अब आर्टिकल 19 को जब आप और डिटेल में पढ़ते हो तो आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं. दिस इज व्हाट पैसेज इज टॉकिंग अबाउट. However, the state may impose reasonable restrictions on these rights by law in the interest of general public for the protection of the interest of the scheduled tribes. अब जो स्टेट है इसमें भी आपकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर सकता है इन द जनरल पब्लिक गुड, इन द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब. राइट. तो आप अगर ओवरऑल पैसेज को अगर आप समराइज करोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो गारंटीड राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है जो अपने सिटीजन्स को देता है, और जिसपे जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है वो भी इंपोज की जा सकती है. ये जो राइट्स हैं वो आपके एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते, दे आर क्वालिफाइड राइट्स. और इसमें से दो राइट्स के बारे में मेनली बात की गई, मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टू रिसाइड इन एनी पार्ट देयर ऑफ, और उस पर भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है अगर वो जनरल पब्लिक गुड में है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, या किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट की बात वहां पर आती है. आई होप कॉम्प्रिहेंड द पैसेज. प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, then try to read the question number 1 and try to think about the answer. What according to you can be the right answer for this one? Pause the video right here and then after that try to answer it. See, now this question number 1 says a law was enacted by the Parliament of India which consisted of a provision making it mandatory for every person riding a two-wheeler in India to wear a helmet, failing which such person was liable to a fine. अब अगर आप ध्यान से देखो कि जब हम इसकी बात करते हैं ना, हेलमेट को लगाना, इट इज बीइंग मेड मैंडेटरी, तो जब इसको मैंडेटरी किया गया, इज इट अ रीजनेबल ग्राउंड? इट्स 100% अ रीजनेबल ग्राउंड विच इज डन इन द पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक गुड में ये काम किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम किया गया. तो क्या ये प्रोविजन वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम टू मूव? No, this is not a restriction on the freedom of movement. This is a protection that is being provided while you are moving throughout the territory of India. This is not the correct one. Let's coming to B. It says it is not violative. First of all, the provision is not violative of Constitution of India because it is a reasonable ground of restriction on the freedom to move thoroughly throughout the territory of India. अब अगर आप देखो 1 और 3 तो completely same है आपके. 1 और 3 is not the correct one. Both are wrong. Only option B is the correct one. I hope you guys understand that why it is the correct one, because the restriction that is being imposed on you is a reasonable ground of restriction. So in that case what will be happening? In that case they cannot claim for what? They cannot do it, it cannot be said that it is a violation of Constitution of India. Similarly, this question number 2 is given. Again, I'll request all of you to pause the video right here and then read, and then we'll come back and we'll have a discussion on the same.
Now this question number 2 says a group of Indian students of XYZ University located in New Delhi, India posted on social networking sites that they would hold a demonstration outside the university campus protesting against a recently passed law which made it compulsory for university students to wear uniforms while attending classes. अब एक लॉ है जो यूनिवर्सिटी ने पास किया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको दे नीड टू वेयर यूनिफॉर्म्स when they are attending classes. अब उसके बाद क्या होता है, student further threatened to use whatever means necessary to stop the operation of the student. Therefore the state authorities placed barricades around the university campus in order to restrict movement of the student. अब यहाँ पे क्या ऑर्डर दिया गया, they can use, they have given a threat that they can use whatever means necessary. तो जब भी अगर कुछ भी पब्लिक को डैमेज करने की बात की गई, जहां पर धमकी देने की बात की गई, स्टॉप द ऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स के नाम पे लोगों को भड़काने की बात की गई, मतलब क्या हो गया, स्टेट वहां पर अगर इंटरफेयर करता है तो वो एक रीजनेबल ग्राउंड है इंटरफेयर करने का. Therefore the state authorities ने बैरिगेट लगा दिया यूनिवर्सिटी कैंपस में in order to restrict the movement of students carrying out the demonstration. This act is violative, this act is not violative. तो ये वाला एक्ट भी जो है वो वायलेटिव नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, हमारे फंडामेंटल राइट्स का. अब आपको एक ऑप्शन, एक पहला स्टेप तो ये पता लग गया कि आइदर इट इज नॉट वायलेटिव, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आइदर दिस और दिस वन करेक्ट वन. अब इसमें कौन सा करेक्ट है, ये आपको बी दे रखा है, इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. 100%. ये क्या है, ये एक रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. ये क्या किया गया, इट इज नॉट वायलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज अ रीजनेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ मोरालिटी. मोरालिटी की पूरे पैसेज में कहीं पर भी बात नहीं की गई, तो मोरालिटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे. जनरल पब्लिक इंटरेस्ट होता है, जनरल पब्लिक मोरालिटी नहीं होता है. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द पैसेज 3 which is again from the Constitution of India. उसके बाद पैसेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 वाज दैट ना, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे. उसके बाद हम दूसरा टाइप का पैसेज है जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, उस पे आ जाएंगे. चलिए, try to understand the question number 3 and then we'll be having discussion on the same. Alright. Now this third one says the appropriate authority in a state passed an externment order against Mr. A, a citizen of India. Externment order prohibited Mr. A from deciding within the state from the date specified in such order. The externment order was passed by the virtue of powers conferred on the appropriate authority by law and the constitutional validity of law being upheld by the Supreme Court of India. अब externment order आ चुका है मिस्टर अगेंस्ट के ए के अगेंस्ट में कि वो रिसाइड नहीं कर सकते स्टेट में, और वो जो ऑर्डर आया है, वो जिस लॉ के अंडर ये ऑर्डर आया वो लॉ भी वैलिड है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया. जब आपको लीगल तरीके से, जैसे मान लो हमारे पास राइट टू लाइफ है, लेकिन अगर किसी पर्सन ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम कमिट किया तो लॉ के अंदर बाई फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किसी पर्सन को फांसी दे दी गई, तो वो क्या है, अगर किसी पर्सन को फांसी दी गई तो वो अगेन वो अंडर दी लॉ है, वो लॉ से बाहर की बात नहीं है. तो इस केस में यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो, स्टेट अथॉरिटी ने क्या किया, जो एक्सटर्नमेंट ऑर्डर है मिस्टर ए के अगेंस्ट आ चुका है और जिस लॉ के अंडर एक्सटर्नमेंट ऑर्डर आया है वो लॉ ने भी इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर रखा है. वही सुप्रीम कोर्ट ने पास कर रखा है, ये लॉ सही है. तो अगर लॉ को पास करते हुए एक्सटर्नमेंट ऑर्डर आया उसको निकालने, ये क्या है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. स्टेट के पास एक रीजनेबल ग्राउंड है कि वो आपको एक्सपेल कर सकता है. तो यहाँ पे इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन मिस्टर ए. ये क्या है, ए के फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. करेक्ट, करेक्ट. अनरीजनेबल, इट इज वायलेटिव, इट इज अनरीजनेबल. बी सी डी तीनों सिमिलर हैं. ये क्या कह रहा है, अनरीजनेबल है, ये कह रहा है वायलेटिव है, ये कह रहा है अनरीजनेबल है, लेकिन इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. क्यों, क्योंकि जिस लॉ में उसको एक्सटर्नमेंट ऑर्डर आया है वो लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपहेल्ड कर दिया कि भाई ये लॉ तो ठीक ही है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द पैसेज 3. मूविंग अहेड, दिस क्वेश्चन नंबर 4 is given now. Question number 4 and 5 are clearly visible on the screen. Now you guys can practice it. कि क्या इनके आंसर हो सकते हैं according to you guys. चलिए देखो, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज टॉकिंग अबाउट मिस्टर जेड जो कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, वॉज इशूड अ पासपोर्ट ऑन June 1, 2020 बाय अ पासपोर्ट ऑफिसर. और मिस्टर जेड है was due to travel to Spain on July 15, 2021
ऑन जुलाई ऑलराइट, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं वापस से लाइन। मिस्टर जेड हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको पासपोर्ट दिया गया जून 1 2020 को पासपोर्ट ऑफिसर ने, एंड मिस्टर जेड वाज ड्यू टू ट्रैवल टू स्पेन ऑन 15 जुलाई 2021। ऑन जुलाई 11 2021 Mr. Jed received a letter from regional passport officer intimating him that it was decided by the government of India to seize his passport in the public interest. अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में, जनरल पब्लिक गुड में, आई होप यू गाइस हैव रेड दैट, वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं भाई, ये दिया गया ना, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जनरल पब्लिक गुड में है तो वो किया जा सकता है। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट ऑफ द पैसेज, in the interest of general public, in the interest of general public it can be done, it is valid, right? So here it says Mr. Z एक सिटीजन है, उनका पासपोर्ट अथॉरिटी ने पासपोर्ट सीज कर दिया, बट वो पासपोर्ट सीज किया इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस केस में क्या है, जेड कैन चैलेंज द लेटर ऑन द ग्राउंड, जेड कैन चैलेंज द लेटर ऑन द ग्राउंड, जेड कैन चैलेंज, जेड कैन नॉट चैलेंज द लेटर ऑन द ग्राउंड that it is violative of his fundamental right of freedom throughout the territory of India or to residence in the settlement of any part thereof. अब देखो तीनों में क्या है, जेड चैलेंज कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, बट द रियल आंसर हियर इज व्हाट, द रियल आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, कि वो क्या है, वो चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं चैलेंज कर सकता, क्योंकि उसका जो पासपोर्ट है जिसको सीज किया गया वो पब्लिक इंटरेस्ट में सीज किया गया। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि हाँ चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंज क्यों कर सकते हैं भाई, अगर मेरे राइट्स का वायलेशन होगा, जनरल पब्लिक गुड में किया गया तो चैलेंज तो एटलीस्ट आप कर सकते हो, लेकिन हमें वी नीड टू स्टिक टू द पैसेज, वी नीड टू स्टिक टू द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द पैसेज। तो इसीलिए पैसेज के बाहर आपको दिमाग किसी को भी नहीं लगाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मूवमेंट, रेजिडेंस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट and guaranteed to all its region. That's the correct information that is given, but we are looking for the incorrect one. Fundamental rights, movement and residence in any part of India are sacrosanct but are guaranteed subject to reasonable restriction on such right. ये भी है भाई, will be reasonable restriction, B is also correct one. Reasonable restriction may be imposed on fundamental rights to movement and residence in any part thereof of India by law. Correct. The constitutional validity of law imposing reasonable restriction can be challenged by a citizen before the legislature. क्या दिया गया, ऑप्शन डी ध्यान से देखना आप, ऑप्शन डी में आपको क्या बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ना, लॉ जो इंपोज कर रहा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कैन बी चैलेंज बाय सिटीजन बिफोर द लेजिस्लेचर। भाई लेजिस्लेचर के सामने कौन सा चैलेंज होता है, अगर आप चैलेंज करोगे भी तो कोर्ट के सामने करोगे, जुडिशियल अथॉरिटी के सामने चैलेंज करोगे, लेजिस्लेचर के सामने कोई कंट्रोल नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि कोई चैलेंज इनके सामने थोड़ी होता है, लेजिस्लेचर के सामने। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इज बीइंग मेड हियर विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 5। सो टिल नाउ वी हैव डन दीस 3 क्वेश्चंस, these 3 passages, जिसमें आपके हमने 15 क्वेश्चंस किए, राइट। जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, अगेन इट वाज ऑन द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32। सेकंड पैसेज दैट वाज अगेन बेस्ड ऑन योर फंडामेंटल राइट्स, राइट ऑफ दिस 25 to 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, एंड देन आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर थर्ड पैसेज वाज आल्सो बेस्ड ऑन द आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स। सो 3 passages, 3 consecutive passages are from the fundamental rights only. So now you can understand what kind of importance this part 3 of the constitution holds in your exam. तो दिस इज समथिंग जो आपको स्किप करके नहीं जाना है, जिसकी आपको थरो नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, नाउ हियर कम्स अ पैसेज व्हिच इज बेस्ड ऑन अ स्पाउस कॉन्ट्रैक्ट अ सेकेंड मैरिज। नाउ दिस इज फ्रॉम द फैमिली लॉज व्हिच इज कमिंग अंडर द सिविल लॉज कैटेगरी। अब ये पैसेजेस पढ़ना, देखो क्रिमिनल लॉ के पैसेजेस पढ़ना इंटरेस्टिंग होता है, सिविल लॉज के पैसेज पढ़ना थोड़ा कम इंटरेस्टिंग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के पैसेज पढ़ना भी इंटरेस्टिंग होता है। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से पढ़ते हो, आप किस तरीके से पैसेजेस को अप्रोच करते हो। अगेन आई विल बी गिविंग टाइम टू ऑल ऑफ यू, सो एटलीस्ट यू कैन रीड द पैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन हियर इन द पैसेज। This passage says where a spouse contracts a second marriage while the first marriage is still subsisting, the spouse would be guilty of the offence of bigamy under the penal law in India if it is proved that the first as well as the second marriage were legally valid, all the necessary ceremonies required by the law or by the custom have been performed at the time of contracting the marriage according to the penal law in India. I hope you guys understand that. Let's understand. It says when a spouse contract a second marriage,
अगर वो सेकेंड मैरिज करते हैं while the first marriage is subsisting, मतलब जब वो पहली मैरिज कर चुके हैं और वो सेकेंड मैरिज करते हैं, इन दैट केस द स्पाउस वुड बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी अंडर द पीनल लॉज इन इंडिया। तो वो एक ऑफेंस कमिट करेंगे बाइगेमी का under penal laws in India if it is proved that the first as well as the second marriages were legally valid, all the necessary ceremonies required by the law and custom have been performed at the time of contracting the marriage according to the penal laws in India. If a person who have a living husband or wife marries again, then such a person is liable to be punished with imprisonment up to 7 years along with a fine for committing such an offense of bigamy. मतलब क्या हो गया, बाइगेमी एक तरह का ऑफेंस होता है। ये ऑफेंस क्या है, जब आपकी एक मैरिज पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, आप दूसरी मैरिज बड़े लीगल तरीके से करते हो, उस केस में यू आर गोइंग टू कमिट अ ऑफेंस ऑफ बाइगेमी अंडर द क्रिमिनल लॉ एंड द पनिशमेंट फॉर द सेम इज अप टू 7 years of imprisonment or with a fine or committing the offense of bigamy. Although the penal law in India is applicable to all citizens of their religious affiliation, and exception to the offense of bigamy may be created by the law relating to marriage applicable to the followers of a particular religion. अब कहीं कहीं पर आपको देखेगा कि कुछ रिलीजन मुस्लिम्स में ऐसा अलाउड होता है कि दे कैन प्रैक्टिस बाइगेमी, that is allowed in that religion, so law cannot interfere into that religious practice, right? So if a Hindu wife files a criminal, now it says under the Hindu law relating to marriage bigamy is not permitted. Hindu law में भी bigamy permitted नहीं है और penal laws में तो ये punishable offense है. So here it says if a Hindu wife files a criminal complaint against her husband, अगर Hindu wife criminal complaint file करती है अपने husband के against on the ground that during the subsistence of her marriage her husband had married a second wife by converting into another religion which legally permits having more than one wife, then her husband is liable to be punished for the offense of bigamy. It's a very important part. ध्यान से समझना, अगर एक हिंदू वाइफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करती है अगेंस्ट हर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड दैट ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ हर मैरिज हर हस्बैंड हैज मैरिड अ सेकंड वाइफ बाय कन्वर्टिंग इनटू अनदर रिलीजन व्हिच लीगली परमिट्स हैविंग मोर देन वन वाइफ, देन हर हस्बैंड इज लायबल टू बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगमी। मतलब अगर मान लो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दे आर लीगली मैरिड, दे आर इनटू अ वैलिड मैरिज, और जो हस्बैंड है वो कन्वर्ट हो जाता है मुस्लिम इस्लाम में और वो देन आफ्टर दैट दूसरी मैरिज वो कर लेता है, उस केस में भी ही विल बी पनिशेबल फॉर द ऑफेंस ऑफ bigamy. In that case also he will be liable to be punished for the offense of bigamy. Further, the Hindu law relating to marriage are also provided punishment for offense of bigamy as provided in the penal law of India will be applicable on the marriage between the two Hindus. Bigamy एक punishable offense है. Even after the first marriage you convert into other religion and then you marry again, then also this bigamy will be punishable as per the Hindu law and as per the penal laws which are applicable in India. So that's the crux of the passage. Now just try to read the question number 1 so that we can have discussion on the same. Now question number 1 says, Mr. A Hindu male who has been married to Mrs. B, who is a Hindu female, and their marriage was solemnized as per Hindu rites and the ceremonies. After his marriage, Mr. A underwent a religious conversion into a religion X, which legally permits male to have two wives. Thereafter, A got married to C, a female belonging to religion X, in compliance with all the legal requirements of contracting a valid marriage under religion X. In the given situation, which of the statement is correct? क्या दे रखा है? A और B legally married Hindu male and female है. A क्या करता है? अंडर अ रिलीजियस कन्वर्जन वो X से मैरिज कर लेता है. X एक ऐसा रिलीजन से बिलोंग करता है, रिलीजन X के पर्सन से मैरी कर लेता है जो जहाँ पे ये अलाउड है. तो अब क्या दिया गया इस सिचुएशन में? क्या है, कौन सा स्टेटमेंट? मिस्टर A ने जो C से मैरिज किया, द मैरिज ऑफ A एंड B बिकम्स इनवैलिड. तो क्या जो पहले मैरिज थी वो इनवैलिड हो जाती? आंसर इज नो, वो मैरिज इनवैलिड नहीं होगी. Mr. A is not a Hindu, the marriage of A has become invalid. No, Mr. A marriage with Mrs. B has not affected the validity of the marriage with Mrs. B. Only option C is the correct one here. ठीक, हमें करना क्या होता है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना होता है. यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट हो भी जाते हो देन स्टिल इस बारे में कोई पैसेज में बात ही नहीं की गई फर्स्ट दो के बारे में. अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो सो यू हैव कमिटेड अ ऑफेंस ऑफ बाइगेमी. दिस इज नोवेयर गोइंग टू अफेक्ट योर मैरिज, ऑल्दो दिस कैन बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पहले वाली मैरिज ऑलरेडी इनवैलिड हो गई, पहले तो वो वैलिड है ना. तो अगर आपने कोई वायलेशन किया सो यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस. So that means it is not going to affect the validity of his marriage with Mrs. B. This is about question number 1. Moving to question number 2. Again, Mr. A, who is a Hindu male and who has
Mr. A, a Hindu male, has been married to Mrs. B, a Hindu female. The marriage was solemnized as per Hindu rites and ceremonies. And after his marriage to Mrs. B, Mr. A underwent religious conversion to religion with legal requirements. Thereafter, A got married to C, female belonging to religion X, in compliance with all the legal requirement of contracting a valid legal marriage. Mrs. B filed a criminal complaint against Mr. A for committing the offense of bigamy. अब क्या हुआ, सेम सिनेरियो है, ए बी मैरिड है, ए कन्वर्ट हो गया, एक्स से मैरिज कर ली, एक्स एक ऐसे रिलीजन से बिलोंग करता है जहां पर ये अलाउड है डबल मैरिज करना, जहां पर बाइगमी अलाउड है। तो इस केस में बी ने क्या किया, फाइल कर दिया। तो ये क्या है, पहली बात तो सेम चीज एक्सप्लेन की गई पैसेज में, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है आपका पीनल लॉज में भी, ये आपका एक पनिशेबल ऑफेंस है आपके हिंदू लॉ में भी। तो क्या है, मिस्टर ए इज लायबल टू बी पनिश अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज, मिस्टर लायबल अकॉर्डिंग टू पीनल लॉज। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों ही इसको क्या है, दोनों ही इसको पनिशेबल बनाते हैं, अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। सिमिलरली अब इसके भी पैसेज के जो आपके वो दे रखे हैं वो सेम है, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट इज देयर बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 and 3। चलिए आगे बात करते हैं। मिस्टर ए एक हिंदू मेल है जिसने मैरिज करी मिसेस बी से, एक हिंदू फीमेल। देयर मैरिज व्हाट नॉट सोलेमनाइज्ड एज पर हिंदू राइट्स। अगर वो मैरिज हिंदू राइट्स की तरीके से सोलेमनाइज नहीं हुई तो वो मैरिज वैलिड मैरिज है ही नहीं, उसको मैरिज कंसीडर ही नहीं करेंगे। अगर वो मैरिज कंसीडर नहीं करेंगे तो दूसरी मैरिज कर सकता है वो, दैट मीन्स वो बाइगमी में नहीं आएगा। द ओनली डिफरेंस हियर इज वी नीड टू फोकस ऑन दिस नॉट दैट द मैरिज वाज नॉट सोलेमनाइज्ड। तो अगर इस केस में वो रिलीजन एक्स में कन्वर्ट होकर मैरिज करता है, दिस इज हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ बाइगमी, द एक्स हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ बाइगमी बिकॉज़ द फर्स्ट मैरिज वाज नॉट वैलिड, क्योंकि पहली मैरिज तो मैरिज थी नहीं लॉ की नजर में, तो उसने ऑफेंस ऑफ बाइगमी कमिट नहीं किया इस केस में। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको वापस रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो अगर आपने पहली बार किया है, अगर आपको इस चीज को समझने में डिफिकल्टी आती है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। A male belonging to religion P has married to Mrs. B, a female belonging to religion P. Their marriage was solemnized in the compliance with all the legal requirements of contracting a valid marriage under the religion P. Monogamy is cherished value by the follower of religion P. अब एक मेल और फीमेल है, दोनों रिलीजन पी से बिलोंग करते हैं और दोनों ही मैरिज कर लेते हैं। अब उस केस में क्या होता है, वहां पर एक लीगल रिक्वायरमेंट है इसमें मैरिज में कि मोनोगैमी को वो चेरिश करते हैं, प्रोवाइडेड द प्री कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज, और वो एक प्री कंडीशन है। आफ्टर हिज मैरिज टू मिसेस बी, मिस्टर ए क्या है, कन्वर्ट हो जाता है रिलीजन क्यू में जहां पे 2 वाइफ रखना अलाउड है। देयर आफ्टर ए गॉट मैरिड टू सी, जो उस रिलीजन की फीमेल है, ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडक्टिंग अ वैलिड मैरिज, और उन्होंने सारी वैलिड मैरिज को की कंडीशन को फुलफिल किया क्यू के साथ। सो मिसेस बी, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 4 सेज, तो अब इसमें क्या दिया गया, क्या ये ऑफेंस ऑफ बाइगमी आएगा? ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ बाइगमी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ रिलेटिंग, हिंदू लॉ तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अब ए हैज कमिटेड बाइगमी अकॉर्डिंग टू पीनल लॉज इन इंडिया, करेक्ट। मिस्टर ए हैज कमिटेड बाइगमी अकॉर्डिंग टू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज ऑफ रिलीजन पी, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि लॉ में तो है ही है पनिशेबल और इसमें भी आपका पनिशेबल होगा, तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो गया, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है कि क्या इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ इज अ प्री कंडीशन फॉर अ परफॉर्मिंग अ वैलिड हिंदू मैरिज। पहले ही ऑप्शन गलत हो गया ना, दोबारा शादी करना कब से प्री कंडीशन होगी, एक शादी करोगे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, राइट। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो नाउ इन टुडेज क्लास we have done 4 passages. I am going to divide this video, although it was not a decision I have taken prior to this video, but I am going to divide this part 1 and part 2. This will be the part 1 of CLAT 2020 paper, right? So that we can absorb each and every information, each and every passage, and we can effectively impart the knowledge inside you, right? So I'll request all of you, if you have any suggestion related to this series, or if you want more knowledge about something else or some more topics, you can let us know in the comment. We are always there to answer you guys, and keep preparing for the same, keep watching the series. This is going to help you, and you can share it with your friends so that they can also get the benefit of the same. I wish you the best for your journey, for your preparation. Again, thank you so much.